Good morning, students. Now we are start our new chapter नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मैंने लिया है यहाँ पर। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में नेशनलिज्म की जो भावना थी, फीलिंग्स जो थी, वो किस तरह से पैदा हुई। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में कि इंडिया में फ्रीडम के लिए जितने भी स्ट्रगल हुए, चाहे वो किसी भी लीडर ने किए हो, उन सभी की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मीन्स लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशन। नेशन के प्रति यानी कि हमारे राष्ट्र, हमारे देश के प्रति हमारी जो देशभक्ति जो है, यानी कि हमारी वफादारी और हमारा बलिदान उसके लिए कि हम डिवोटिव है या नहीं, कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं या नहीं, यही हम जो है वो नेशनलिज्म का मीनिंग है। In India, the growth of nationalist movement is connected to anti-colonial movement like non-cooperation movement and civil disobedient movement। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इस पूरे चैप्टर में क्या चलने वाला है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। फर्स्टली नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी है, यानी कि उसका मीनिंग दिया है। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशन। नेक्स्ट वन कि हम इसमें जितने भी नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स जो हुए हैं, जो कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में जितने भी हमारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हुए, फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। इट विल हेल्प अस टू नो हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट्स। इसके बाद हमें इस चैप्टर में हमें ये भी पता लगेगा कि अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे, चाहे वो फार्मर ग्रुप था, बिजनेस ग्रुप था, या स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, किस तरह से सभी ने अपना अपना पार्टिसिपेंट दिया या अपनी अपनी भागीदारी किस तरह से इन मूवमेंट्स में की, उन सभी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट वन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिया के लोगों के अंदर जो फीलिंग आई, यानी कि एक आज़ादी के लिए, कि इंडिपेंडेंस होने के लिए जो एक फीलिंग आई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही इंस्पायर होकर, उससे ही प्रेरित होकर उनके मन में वो सब कुछ आया कि वो किस तरह से वो भी फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से हुआ कि लोग अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं यूनिटी बनाकर, तो हम किस तरह से जीत सकते हैं। वो इस तरह की जो फीलिंग्स थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ही तैयार की थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया का जो फ्रीडम जो स्ट्रगल चल रहा था उसको एक शेप देने में, यानी कि उसको एक तरह का आकार देने में कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर लोग विरोध तो कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, बट वो किस शेप में थे, यानी कि किस आकार में था, ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस तरह से उनका विरोध करें, किस चीज का विरोध करें उन लोगों की। तो वो सब कुछ जो उनका कंफ्यूजन था वो दूर किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल करने के, यानी कि संघर्ष करने के नए नए तरीके सुझाए लोगों को, कि हम किस तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू वॉर। जब वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड चला, उस टाइम पर डिफेंस, डिफेंस मतलब आर्मी, आर्मी के जो एक्सपेंडिचर मतलब उसके जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि उन लोगों पर ज्यादा लंबा, बहुत लंबा चला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड, 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो इस बीच जो डिफेंस, जो फौज वहां पर लड़ रही थी, उसके लिए जितनी भी जो सामग्री थी, यानी कि जितना भी जो रसद सामान होता था, चाहे फूड से रिलेटेड हो या वेपन्स हो या व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, जो भी हो, जिसकी वजह से डिफेंस का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो लीड टू इंक्रीज इन टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज, प्राइसेस एंड इंट्रोडक्शन टू वॉर लोन, जिसकी वजह से देश में, यानी कि वहां पर उनका जो खर्चा बढ़ा था उसकी वजह से, कि उनके खर्चे को पूरा करने के लिए देश में क्या क्या टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई, सब चीजों की प्राइस जो थी वो बहुत ज्यादा हाई कर दिए गई। उसका रीजन क्या था कि लोगों को, कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही थी, उन लोगों की डिफेंस के जो लोग थे, यानी कि वॉर में जो लोग थे, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए, इसलिए देश में जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसे कलेक्ट हो और वो उन लोगों की हेल्प कर सके। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन
क्योंकि वॉर के ईयर में यानी कि ड्यूरिंग द वॉर जब चल रहा था उस टाइम पर सभी चीजों के जो प्राइसेस थे यानी कि डेली रूटीन की जो फूड से रिलेटेड जो चीजें थी, ब्रेड वगैरह थी, उसके जो चीज थे वो भी डबल हो गए थे, डबलिंग यानी कि डबल हो गए थे 1913 से लेकर 1918 तक। यानी कि वॉर से पहले जब वॉर की कंडीशन सिर्फ क्रिएट हो रही थी कि सिचुएशन बन रही थी कि वॉर होगा, उससे पहले ही उसके जो प्राइसेस थे वो डबल कर दिए गए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और एक कॉमन पीपल के ऊपर ये उस टाइम पर सबसे बड़ा यानी कि हार्डशिप यानी कि उसके ऊपर थोपने वाली बात थी कि उसको कि जबरदस्ती लोगों से बढ़े हुए दामों में सब सामान खरीदना पड़ रहा था, मजबूरी थी, क्योंकि उनको वो सब चीजें उनकी डेली यूज की चीजें उनको चाहिए ही चाहिए, जैसे ग्रेन्स है या राइस है जो कि डेली डाइट की चीज होती है तो वो खरीदनी ही पड़ती थी। इसकी वजह से वो डबल रेट में भी लोगों को खरीदनी पड़ रही थी। In 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India। यानी कि ये जो साल थे 1918 से लेकर 1921 तक काफी सारे एरियाज जो थे वहां पर फसलें खराब हो गई, जिसका रीजन क्या था, या तो फ्लड की वजह से या ड्रोट की वजह से, सूखे की वजह से या कुछ अदर रीजन की वजह से फसलें जो थी वो क्रॉप्स जो थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेज, जिसकी वजह से वहां लोगों के बीच में ही फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होने लग गई थी। अब फसल जब खराब ही हो गई है तो जो फार्मर्स उस टाइम पर बिल्कुल ही जो है अपनी क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते थे, अब उन लोगों के पास खाने की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होने लग गई थी। इट लुक्स अ हैवी टोल ऑन लाइफ, क्रिएटेड रेस्टमेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द फॉरेनर रूल। और इन सभी से यानी कि वो ऑलरेडी क्रॉप्स जो थी वहां पर फेल हो चुकी थी, फिर भी ब्रिटिशर्स ने जो थे वो प्राइसेस बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को जो टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उनको पे कर पाए, फिर भी उनको जबरदस्ती उनसे वो लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उस टाइम पर जो लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया किस तरह से आया लोगों में और उसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग अगर इसको हम अलग अलग करके देखें, सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना यानी कि सत्य के रास्ते जो है, सच है ट्रुथ यानी कि ट्रुथ के रास्ते पर, पाथ पर चलना, ये होता है सत्याग्रह। कि सत्य के लिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनको समझाया जाए कि किस तरह से हम सत्य के मार्ग पर चलकर जो है वो स्ट्रगल जो है वो सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, सच की जो पावर होती है उसको उसके ऊपर ज्यादा दबाव दे रही थी, फोर्स कर रहा था। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की तलाश के लिए, की जरूरत के लिए, कि लोगों को जरूरत है कि ये समझाया जाए कि सत्य का आग्रह किस तरह के सत्य के मार्ग पर चलकर हम लोग अपना स्ट्रगल कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज इज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, ये जो उसने सजेस्ट भी किया कि अगर आपका जो खोज है, कारण जो है वो सही है, तो आप इनजस्टिस यानी कि अन्याय के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर सकते हैं। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, तो जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली यानी कि किसी को फाइट करके किसी को हराना है, बट वो एक शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है। कि अगर सामने वाले को किसी बात के लिए कि आपका झगड़ा हो गया है और को समझाने के लिए जरूरी नहीं कि उसने आपकी को मारा है तो आप भी उसको मारेंगे, उसको आराम से भी समझाया जा सकता है। तो वही जो था नॉन वायलेंस वाला जो आइडिया था, वही हमारा सत्याग्रह वाला आइडिया था। विदाउट सीकिंग वीकनेस और बीइंग एग्रेसिव, यानी कि बिना गुस्सा दिखाए या बिना अपना जो है और एक की जो और एक जो होता है हमारा वो दिखाए हुए, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही जो होता है यानी कि सत्य का आग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो नॉन वायलेंसली अहिंसा के मार्ग पर चलकर, यानी कि किसी तरह की कोई मारपीट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ बातों से लोगों को समझा सकता है, अपनी बैटल जीत सकता है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और महात्मा गांधी इस पर पूर्ण विश्वास रखते थे कि अहिंसा से ही हम सभी जो वॉर है वो जीत सकते हैं, इंडियन लोगों के को बांध कर रख सकते हैं, जो है वो नॉन वायलेंस या अहिंसा, ये जो लोगों को बांध कर रख सकते हैं। हमें सबको पता है कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे।
सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाया उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। ना गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण इन बिहार। बिहार में चंपारण एक छोटी सी जगह का नाम है। यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्क करने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए जो था उस टाइम पर ये सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया। उसका रीजन क्या था कि वहां पर बिहार चंपारण में जो प्लांटेशन करने वाले जो वर्कर्स थे उनको ब्रिटिशर्स उनके घर नहीं जाने देते थे, यानी कि उनसे कंटिन्यू काम करवाया जाता था। उनको ये नहीं होता कि कभी छुट्टी मिल जाए और वो लोग अपने घर चले जाए, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलकर आए उनसे। तो इस तरह का बिल्कुल भी उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता था, उनसे कंटिन्यू काम करवाया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग और उनको सैलरी बहुत कम दी जाती थी, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, जिसमें गांधी जी ने उनको लीड किया। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, तो यहाँ पर भी गांधी जी ने उन लोगों का साथ दिया। ही डिमांडेड रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस owing to the poverty experienced by the farmers because of the outbreak of प्लेग एंड क्रॉप फेलियर। उस टाइम पर गुजरात की जो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी वहां के जो फार्मर्स थी उन्होंने इस बात का विरोध किया क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्रॉप्स जो थी वो खराब हो चुकी थी और प्लेग की जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा फैल रही थी लोगों में, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे लोगों के पास। और उस टाइम पर उनसे बहुत ज्यादा जो है वो टैक्सेस वसूले जा रहे थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, इसीलिए उन लोगों ने उनका विरोध किया कि अभी जब हमारी क्रॉप्स ही फेल हो गई है और एक ऊपर से बीमारी जो है वो फैल रही है जिसका लोगों को इलाज भी करवाना है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उस टाइम पर भी उनसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया और गांधी जी ने उनका साथ दिया। In 1980, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, जिसमें गांधी जी ने उनको लीड किया। ये सब गांधी जी के वो मूवमेंट थे जो गांधी जी ने चलाए लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अवेयर करने के लिए कि हम किस तरह से ब्रिटिशर्स का शांतिपूर्वक तरीके से भी विरोध कर सकते हैं। The Rolect Act. Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह। गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो एक पूरा नेशन वाइड मतलब एक पूरे देश में एक सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो छोटी छोटी जगह पर उन्होंने जाकर लोगों का साथ दिया और वहां पर अपना मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया। अब उन्होंने सोचा कि अब वो पूरे देश में यानी कि नेशन राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर इस पूरे सत्याग्रह को इस पूरे जो है वो मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द प्रपोज ऑफ रोलैक्ट एक्ट। जो ब्रिटिशर्स ने रोलैक्ट एक्ट जो लागू किया था हमारे देश पर उसके अगेंस्ट में वो इसको लेकर आएंगे। दिस एक्ट हैड बीन हार्डली पासिस थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो एक जो बिल पास किया था रोलैक्ट एक्ट, ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसने पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन बाय इंडियन मेंबर्स। जबकि इस जो कमेटी में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कमेटी बनी हुई थी जिन्होंने रोलैक्ट एक्ट पास किया उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, जबकि लागू किस पर की जानी थी इंडिया के ऊपर, जबकि उसमें इंडियन मेंबर एक भी नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे। दिस एक्ट गेव द मूवमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इस एक्ट ने उस टाइम पर जो गवर्नमेंट जो थी यानी कि जो गवर्नर होते थे ब्रिटिशर्स के, जो गवर्नर हमारे यहाँ पर आते थे, जो दूसरे जो सोल्जर्स वगैरह थे, जो कैप्टन जो आते थे, उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स दे दी थी एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। उसके अलावा उन लोगों को रोलैक्ट एक्ट ने ये भी पावर दी, इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गई कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जो ब्रिटिशर्स का विरोध करने वाले जो लोग थे, जो लीडर बने हुए थे, जैसे गांधी जी थे या और भी दूसरे हमारे लीडर्स थे, उनको बिना किसी डिटेंशन के यानी कि बिना किसी कार्यवाही के 2 साल तक उनको जेल में रखा जा सकता था। ये रोलैक्ट एक्ट था। Opposition against Rolect Act. On 6th April 1919, Gandhiji started the non-violence civil disobedient movement against
सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हार्टर। गांधी जी ने रोलैक एक्ट का विरोध करने के लिए नॉन वायलेंसली यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सिविल डिसोबीडियंट सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंट मतलब कि हम उनका कि उन ब्रिटिशर्स की किसी भी आज्ञा का किसी भी ऑर्डर का हम पालन नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। रैलीज जो थी वो अलग अलग सिटीज में रैलीज निकाली गई। रैलीज मतलब लोगों ने इकट्ठे होकर उन लोगों के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नारेबाजी की। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप एंड शॉप वर क्लोज डाउन। उसके अलावा जो वर्कर्स जो थे रेलवे में काम करने वाले थे वर्कशॉप वगैरह में काम करने वाले थे सभी ने अपना काम जो था वो बंद कर दिया था। शॉप जो थी वो दुकानें जो थी वो बंद कर दी गई थी। ऑन 10 अप्रैल 1919 इन अमृतसर वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन took place after police fired upon a peaceful protester। ऑन 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बहुत ज्यादा फैल चुका था। बैंक्स वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन सब जगह पर पुलिस ने फायरिंग करके लोगों को जो है वहां से हटाना शुरू कर दिया था। जलियांवाला बाग मैसर्स। जलियांवाला बाग के बारे में सबने सुन भी रखा होगा ऑलरेडी 9th में आ भी चुका है बट हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर में एक गार्डन है जलियांवाला बाग जिसका नाम है फॉर अटेंडिंग द बैसाखी फेयर। बैसाखी जो कि पंजाबी जो लोग होते हैं सिख जो लोग होते हैं उनका जो मेन जो फेस्टिवल होता है वो होता है बैसाखी। और उस दिन सभी लोग वहां पर असेंबल्ड हुए थे उस गार्डन में। जनरल डायर सराउंडेड द ग्राउंड एंड ओपनड द फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। उस टाइम पर जो जनरल थे डायर जिनका नाम डायर था उन्होंने पूरे गार्डन को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों पर ओपनली फायरिंग क्योंकि वहां पर हजारों लोग जो थे उस टाइम पर बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे क्योंकि उस दिन बैसाखी का दिन था और छुट्टी तो थी ऊपर से संडे भी था उस दिन जिसकी वजह से ज्यादा लोग वहां पर जो है असेंबल हुए थे। पूरी जो लोग थे वो एक सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने ये सोचा कि वो लोग हमारे अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उस टाइम पर उन लोगों पर गोलियां चलाई गई। और उस टाइम जलियांवाला बाग जो है वैसे जलियांवाला बाग इसमें दो ही मेन गेट थे और दोनों मेन गेट को बंद कर दिया गया था और फिर उन लोगों पर जो है वो गोलीबारी जो है गोली चलाने का फायर करने का ऑर्डर दिया गया जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग मारे गए थे। As a result, crowded took to the streets in many places. Streets clashed with the police and attack on government buildings were extensively witnessed. इसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला कि उस टाइम पर कितने सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जब मारा गया यानी कि बहुत सारे लोग मरे यहाँ पर तो इसका बदला लेने के लिए कि लोगों में अब इसका बदला लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया कि अब पुलिस स्टेशन वगैरह जो थे वो जलाने स्टार्ट कर दिए। ब्रिटिशर्स के जो बिल्डिंग्स थी गवर्नमेंट बिल्डिंग उनके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिए कि उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लोगों का गुस्सा अब निकल कर सामने आ रहा था कि लोगों ने उन बेगुनाह लोगों को मारा था जलियांवाला बाग मैसर्स में। तब लोगों का गुस्सा निकलकर ब्रिटिशर्स के ऊपर सामने आ रहा था। गांधी जी कोल्ड ऑफ द मूवमेंट आफ्टर सीइंग दिस वायलेंस। और गांधी जी ने जब देखा कि लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगे हैं कि वायलेंस ज्यादा फैला रहे हैं तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। वापस लेना मतलब उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म कर दिया था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये मूवमेंट इंपोर्टेंट मूवमेंट है जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी बट पूरे नहीं हो पाए थे यानी कि सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि गांधी जी ने इन सभी मूवमेंट्स को बीच में ही बंद कर दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1920। 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया। असहयोग नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग नॉन कोऑपरेशन ऐसे मतलब किसी भी चीज में सहयोग ना करना ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज में हेल्प ना करना उनका साथ ना देना नॉन कोऑपरेशन। ही प्रोपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। और इसमें भी ये मूवमेंट भी अपने बहुत अपर स्टेज पर यानी कि बहुत आगे बढ़ गया था तब गांधी जी ने इसको भी बंद कर दिया था। एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी उसने सबसे ज्यादा इसको लीड किया चाहे वो टाउन्स हो या सिटीज हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स वर
बाइकआउट सभी चीजों का, यानी कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन जो थे ब्रिटिशर्स के थ्रू जो चलाए जा रहे थे, कोर्ट वगैरह जो थे या बाहर की जो वस्तुएं थी, उन सभी चीजों का बहिष्कार किया गया, यानी कि लोगों ने उन सबको लेने से इनकार कर दिया। इंस्टीट्यूशन जो बने हुए थे ब्रिटिशर्स के, स्टूडेंट्स ने उन इंस्टीट्यूशंस में, टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने जाना बंद कर दिया। कोर्ट में जो वकील वगैरह थे, उन लोगों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। बाहर की जो वस्तुएं, यानी कि कोई भी जो गुड्स थी वो हमारे देश में आ रही थी, उनका लोगों ने यूज करना बंद कर दिया था। बाइकआउट करना मतलब उसको नकारना। पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, और फार्मर्स ने उनके जो तालुकदार होते थे या लैंडलॉर्ड जो होते थे विलेजेस में, जो लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में उन्होंने ये काम करना शुरू किया। चोरी चोरा इंसिडेंट्स फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट्स जो हुआ, चोरी चोरा ये एक जगह का नाम है जहाँ पर ब्रिटिशर्स का एक पुलिस स्टेशन था, और इस पुलिस स्टेशन में काफी सारे ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे वो थे। और जो ये मूवमेंट जो चला था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इससे रिलेटेड लोगों ने उस जो पुलिस स्टेशन जो था वो चोरी चोरा वाला, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें काफी सारे ब्रिटिशर्स जलकर मर गए थे। और गांधी जी ने इसी इंसिडेंट्स की वजह से कि लोग वायलेंस बहुत ज्यादा करने लग गए, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो वापस ले लिया था। डिफरेंट स्टेज विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज क्या थी, यानी कि उनको कि किस किस तरह लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। Towns and cities. Movement in towns and cities. The movement started with middle class participation. ये जो movement था वो middle class participation का सबसे ज्यादा था, क्योंकि middle class ने सबसे ज्यादा इसमें participate किया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लो कोर्ट्स एंड काउंसिल इलेक्शंस वर बाय कोर्ट। सभी चीजों का, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन थे उनका विरोध किया गया, लो कोर्ट का विरोध किया गया। उसके अलावा जो इलेक्शंस जो हो रहे थे, जो ब्रिटिशर्स इलेक्शन जो करवा रहे थे, उनका भी पूरी तरह से विरोध किया गया। फॉरनर क्लोथ्स एंड अदर गुड्स वर बर्न्ड इन बोन फायर। और फॉरनर यानी कि विदेश के जो ब्रिटेन के जो कपड़े वगैरह जो आते थे या दूसरा सामान आता था, उनको चार रास्ते पर यानी कि चौराहे पर उनको रखकर उनको जलाया जा रहा था, यानी कि उनकी होली जलाई जा रही थी। खादी वॉज प्रोमोटेड, और खादी को प्रमोट किया जा रहा था, कि लोगों को आग्रह किया जा रहा था कि वो खादी के जो कपड़े होते हैं उनका यूज करे सबसे ज्यादा। लिक्योर शॉप वर पैक्ड, और लिक्योर मतलब ड्रिंक होते हैं, शराब वगैरह, उनकी दुकानों को बंद कर दिया गया था। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी वर ड्रामेटिक, और इसकी वजह से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। रिबेलियन इन कंट्री साइड। गांव में किस तरह से फैला ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। सिटी से ही ये जो था वो कंट्री साइड एरिया में फॉरवर्ड हुआ, आगे बढ़ा। इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। छोटे छोटे जो गांव थे, उनके जो फार्मर्स थे, जिनसे जबरदस्ती जो टैक्सीज लिए जा रहे थे, उन लोगों ने भी जब इस मूवमेंट के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी अपने जो उनके जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू कर दिया था। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंटेड फ्रॉम द पीजेंट, जो कि बहुत ज्यादा, यानी कि जिसके अंदाजा नहीं लगा सकते इतने ज्यादा जो टैक्सेस थे वो उनसे जो ले रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स ने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई। ये जो मूवमेंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं नेशनलिज्म इंडिया में इंट्रोडक्शन में आया। नेक्स्ट हमारा आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी तरह से एक शेप जो थी वो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट को दी थी। उसके बाद किस तरह से इस लीड ने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों में स्ट्रगल की जो फीलिंग्स थी वो ज्यादा जागृत हुई थी। नेक्स्ट वन, की गांधी जी ने जब सत्याग्रह का आग्रह किया तो उन्होंने कौन कौन से काम किए, कि सत्य के आग्रह पर चलने के लिए लोगों को कहा कि वो सत्य के मार्ग पर चलकर भी अपने उनका जो एम है, उनका जो गोल है, जो फ्रीडम का जो गोल है उसको पा सकते हैं। इसलिए लोगों को उन्होंने सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित
किया था। गांधी जी ने जो मूवमेंट जो चलाया यानी कि रोल एक्ट का विरोध किया, जितनी भी मूवमेंट चलाए वो अहिंसा के मार्ग पर, नॉन वायलेंसली चलाए। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए बिहार के चंपारण जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका साथ दिया, गुजरात में खेड़ा जो फार्मर्स थे उनका साथ दिया, उसके अलावा गुजरात में ही अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनका भी साथ दिया। उसके बाद उन्होंने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया। रोलेक्ट एक्ट एक तरह से कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट 9th क्लास में भी आ चुका है ये, कि रोलेक्ट एक्ट के थ्रू कि उन्होंने कि रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल पावर ज्यादा हो गई थी, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे यानी कि ब्रिटिशर्स का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे, उन लोगों को वो बिना किसी डिटेंशन के यानी कि बिना किसी कार्यवाही के 2 साल तक सिर्फ ट्रायल के रूप में, यानी कि ना उनकी जमानत हो सकती थी, ना उन पर केस चलेगा, 2 साल तक वो सिर्फ ट्रायल के रूप में कि उनसे हम जो है वो पूछताछ करे, इस तरह से वो 2 साल तक उनको जेल में बंद करके रख सकते थे। रोलेक्ट एक्ट था जिसका गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू विरोध किया था। नेक्स्ट वन, जलियांवाला बाग मैसेंस हुआ, जो कि जनरल डायर ने जो करवाया था, जिसकी वजह से उनको बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया था जनरल डायर को, जिसकी उन्होंने इतना बड़ा जो था वो हत्याकांड करवाया, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया। बट इंडिया के जो लोग थे उनके अंदर भी एक फीलिंग पैदा हुई कि ब्रिटिशर्स इतना बुरा करे तो हमें भी उनका विरोध करना चाहिए, और रिजल्ट भी यही निकला उसका, जलियांवाला बाग मैसेज का, कि लोग अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ज्यादा खड़े होने लगे थे, उसका विरोध ज्यादा करने लगे थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी आया था। इससे पहले रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की ब्रिटिशर्स की किसी भी बात को नहीं मानेंगे, उन्होंने जो रोलेक्ट एक्ट पास किया यानी कि जो कानून लागू किया उसको वो लोग नहीं मानते हैं, इसका विरोध किया। उसके बाद जलियांवाला बाग में से आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा, बट इसको भी गांधी जी ने पूरा होने से पहले ही वापस ले लिया था। हालांकि इसमें हमारे देश के हर पार्ट ने यानी कि हर कैटेगरी के लोगों ने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, सभी लोग इसमें मिलकर खड़े हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। बट गांधी जी ने जब देखा कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है तो उन्होंने उसमें जो था उसको वापस ले लिया था। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और भी इससे इम्पोर्टेंट जो है वो देखना है, रोलेक्ट एक्ट एंड रोलेक्ट सत्याग्रह वही बातें हैं, पास्ट इन 1919। इसमें भी बस एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें लिखा हुआ है पर आपको आई थिंक फोन में क्लियरली नहीं आएगा। ये रैलीज निकाली गई, शॉप वगैरह बंद कर दी गई, बहुत ज्यादा बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब बंद कर दिए गए, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया सब जगह पर। जलियांवाला बाग मैसेज हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इसमें बहुत ज्यादा जो लोग थे वो जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, इनमें बहुत सारे लोग मरे भी थे। नेक्स्ट वन जो है हमारा, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वन हमारा जो आता है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो यहाँ तक सिर्फ इतना ही याद रखना है, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिसओबीडियंट मूवमेंट, और गांधी जी ने किस तरह सत्याग्रह का साथ देकर लेकर और दूसरे लोगों की मदद की थी जलियांवाला बाग मैसर्स, और उसके अलावा रोलेक्ट एक्ट का विरोध करना, सत्याग्रह का आइडिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से एक पूरी रूपरेखा तैयार की थी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडियन लोगों के दिमाग में, कि उन लोगों को किस तरह से आइडियाज मिले, नए नए तरीके मिले ब्रिटिशर्स का विरोध करने के। ओके, थैंक यू।